वेलकम बैक। चलिए, तो हम लोग कंपोजिट रेंट डील कर रहे थे। तो सर, कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है कि रेंट जो है सर, ना कि सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लिए है, बल्कि उसके साथ प्रोवाइड करी जो भी जा रही है आपको एसेट्स और एमेनिटीज़, उनके लिए भी है। ठीक है सर। यानी कि आपको अगर हाउस प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी जा रही है और उसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही है, कुछ फिक्सचर फर्नीचर्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो सबका रेंट इकट्ठा जो आप ले रहे हो ना, उसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। तो सर, इसमें कुछ कुछ केसेस बनते हैं, जैसे कि जब आप एग्रीमेंट कर रहे थे, एग्रीमेंट से मतलब क्या है, जैसे आप कहीं भी रेंट पे लेते हो तो रेंट एग्रीमेंट वगैरह करते हो ना, उसी से मतलब है कि तो उसी में तो टर्म्स कंडीशन वगैरह दी रखी होती है, कितना लोगे, किसके लिए कितना रेंट है, कितने पीरियड के लिए रेंट है। आप समझ रहे हो? यस सर। तो सर, जब एग्रीमेंट की बात करें तो वहाँ देखेंगे कि क्या एग्रीमेंट सेपरेबल है। बोले तो यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो रेंट है उसमें उसका जिक्र ऐसे क्या क्या किया। अगर 10,000 रुपये रेंट मैंने रखा है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 7,000 रुपये जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए है और 3,000 में आपके फिक्सचर फर्नीचर्स हैं और भी अदर फैसिलिटीज़ वगैरह है। इस तरह से बंटवारा किया हुआ है, बाइफर्केशन किया हुआ है कि ये जो रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए और ये अदर एसेट्स एंड एमिनिटीज़ वगैरह के लिए। समझ रहे हो ना? ऐसा किया हुआ है। अगर हाँ सर सेपरेबल है, हम लोग पता कर सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना रेंट है और अदर एसेट्स के लिए कितना रेंट है, तो उस केस में क्या होगा सर, जो हाउस प्रॉपर्टी वाला रेंट आप देख रहे हो, जैसे कि मेरे एग्जांपल में 7,000 रुपये, तो वो 7,000 रुपये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो चली जाएगी। ये इनकम किसको हो रही है सर? लैंडलॉर्ड को। ठीक है, जो मकान मालिक है उसे ही तो हो रही है ना इनकम। यस सर। और जो अदर एसेट्स के एवज में आपने रेंट लिया 3,000 रुपये, मेरे एग्जांपल में जो मैंने बताया था 10,000 में 7,000 हाउस प्रॉपर्टी के और अदर एसेट्स के 3,000, तो 3,000 आपकी कहाँ चली जाएगी सर? वो हो जाएगी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी। ठीक है, पीजीबीपी में भी जा सकती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी जा सकती है। ये डिपेंड करेगा कि जो पर्सन का इनकम है, यानी कि लैंडलॉर्ड का इनकम है, उसके लिए किस तरह का नेचर है। अगर वो ऐसा हमेशा करते रहता है तो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस में वो पीजीबीपी बुक करेगा, और बहुत कैजुअल टाइप से है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले लेते हैं। ठीक है ना? वैसे अगर किसी में भी ले रहा है तो गलत नहीं है, ये आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी ले सकते हो, पीजीबीपी में ले भी सकते हो। पीजीबीपी में मुख्य तौर पे वो लोग लेते हैं जो इसका बिजनेस करते हैं, जैसे ना कि सिर्फ वो एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, 10 प्रॉपर्टी 20 प्रॉपर्टी, मतलब धंधा बना रखा है उन्होंने, बिजनेस कर रखा है इस तरह से, तो वो लोग जनरली पीजीबीपी में बुक करते हैं। और जनरली अगर 1-2 बिल्डिंग है और आप रेंट पे लगा रहे हो और ऐसे कर रहे हो, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस टाइप का नहीं है, तो आप उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले सकते हो। दोनों ही ट्रीटमेंट वैलिड है, कुछ भी ले लो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे। ठीक है ना सर? वहाँ प्रोफेशनल जजमेंट होती है बिल्कुल भी। अब लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेना है या पीजीबीपी में लेना है। तो थंब रूल बता दूं मैं, ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, ज़्यादा विस्तृत तौर पे ले रहे हो तो पीजीबीपी में डाल देना। नॉर्मली मतलब छोटा मोटा रेंटर वगैरह है, 2-3 बिल्डिंग या 2-3 प्रॉपर्टी लगा रखे, 2-3 फ्लैट्स लगा रखे हो, छोटा मोटा वही मैं बोल रहा हूँ, 2-3 फ्लैट्स लगा रखे हैं इस तरह से अपने ही घर में, तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देना। ठीक है, पीजीबीपी में अगर डाल दोगे पीजीबीपी में भी, तो भी वो गलत नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑब्लिक का साइन है, या तो इसमें डाल दो या तो इसमें भी डाल दो। अगर मुझसे, जैसा कि मैंने बोला, ये पूरी तरह से प्रोफेशनल जजमेंट होता है, तो मैं आपको कभी भी आपके केस टू केस बेसिस पे बताऊंगा कि कौन सा बेटर है, बट आप किसी में भी डाल दो, गलत नहीं होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा वो प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर होता है। ठीक है सर? चलिए, तो फिर से रिपीट कर दूँ, एग्रीमेंट अगर सेपरेबल है, यानी अगर हम एग्रीमेंट से पता कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए कितना रेंट ले रहे हो, तो सर हाउस प्रॉपर्टी वाला जो रेंट होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा, और जो अदर एसेट्स के लिए आप रेंट ले रहे हो
वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी में चला जाएगा। ठीक है सर। यदि एग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है, मतलब एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, इसका एक और व्यू हो जाता है, वो मैं इसके बाद डिस्कस करता हूँ। पहले एक नॉर्मल सा बात समझ लीजिए। एग्रीमेंट अगर सेपरेबल नहीं है, मतलब पता होता नहीं चल रहा है कि किसके लिए कितना रेंट है, तो सीधे क्या करोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी में किसी में भी डाल दो। ठीक है। इसका दूसरा व्यू, नज़रिया दूसरा क्या है कि सर लैंडलॉर्ड जो है वो कुछ इस तरह का है, बोलता है मेरा घर लेना है तो साथ के साथ तुम्हें फर्नीचर भी लेने होंगे, फिक्सचर भी लेने होंगे, और जितना भी ये सब आपका लेट से जो भी फैसिलिटी वगैरह लगा रखा हो सकता है फुल्ली फर्निश्ड हाउस हो सकता है टीवी वगैरह लगा रखा हो, पूरी तरह से फुल फर्निश्ड हाउस है, समझ रहे हो ना। तो वो बोलेगा कि लेना है तो पूरा लो, ऐसा नहीं कि हम आपको बिना मशीन के यानी कि बिना एसी के दे रहे हैं, बिना जो भी घर में लगने वाले सामान होते हैं उनके बिना तुमको नहीं दे रहे हैं, फुल्ली फर्निश्ड हाउस है, लेना है तो ऐसे लो वरना मत लो। तो उस केस में भी सर यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाता है, एग्रीमेंट इज़ नॉट सेपरेबल, क्योंकि वहाँ भी तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते ना कि मुझसे हाउस प्रॉपर्टी के कितना यानी कि फ्लैट का कितना ले रहा है और जो अदर एसेट्स या अमेनिटीज़ हैं उसके लिए कितना ले रहा है। तो उस केस में भी सर आपका IFRS यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी जिसमें भी डालना चाहो डाल सकते हो। कौन डालेगा, आप डालोगे? नहीं, लैंडलॉर्ड डालेगा। ठीक है, लैंडलॉर्ड की इनकम है ना रेंट। क्लियर है? यस सर। चलिए फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ। एग्रीमेंट अगर सेपरेबल है, पता चल रहा है मुझे कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना ले रहा है और अदर एसेट्स के लिए कितना ले रहा है, तो जो हाउस प्रॉपर्टी के लिए ले रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो अदर एसेट्स के लिए ले रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी। ठीक है। एग्रीमेंट अगर सेपरेबल नहीं है, यानी हमें पता नहीं चल रहा कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना ले रहा है और अदर एसेट्स के कितना ले रहा है, तो पूरा का पूरा जो रेंट है वो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी में दिखाएंगे। ठीक है। इसी का दूसरा व्यू क्या हो जाता है, इस वाले का जहाँ सेपरेबल नहीं है, क्या सर कि जो लैंडलॉर्ड है वो तैयार ही नहीं है, सीधे बोलता है लेना है तो पूरा लो, मतलब फ्लैट के साथ एसी भी लो, टीवी भी लो, फ्रिज भी लो, जितने भी चीज़ें मैनेजेस वगैरह है, जितने भी फर्नीचर फिक्सचर्स लगे हुए, लाइटिंग वगैरह लगा हुआ है, एसी वगैरह लगा, सबका सब लो, पूरा का पूरा लेना है तो लो वरना बढ़ो, रास्ता नापो। समझ रहे हो ना, रेडी ही नहीं है लैंडलॉर्ड। तो उस केस में भी आपको सीधे बोल देगा कि पूरा फ्लैट है, पूरी तरह से फर्निश्ड है, सारा कुछ यहाँ लगा हुआ है, हम पूरा फ्लैट देंगे आपको 20,000 रुपये का। ठीक है। तो क्या आप खुद से पता कर सकते हो टीवी के लिए कितना रेंट ले रहा है, फ्रिज के लिए कितना रेंट ले रहा है, एसी के लिए कितना रेंट ले रहा है, सोफ़ा के लिए कितना रेंट ले रहा है? नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सर वहाँ पे भी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि किसके लिए कितना रेंट ले रहा है ना। एग्रीमेंट में तो सीधा लिख रहा है कि 20,000 लेंगे। समझ रहे हो ना। तो उस केस में भी आपका सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी में चला जाएगा। एग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है, कहने का मतलब एग्रीमेंट ये नहीं बता रहा कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना है और अदर एसेट्स के लिए कितना है। ठीक है सर। चलिए, तो इसके एक नज़रिया मैंने बता दिया, इसके दो नज़रिए बताएं कि एग्रीमेंट भी कुछ नहीं कर रहा है और दूसरा बताया मैंने क्या कि लैंडलॉर्ड ही रेडी आपका नहीं है। चलिए, यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होंगी। और अगर क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सा पीछे जाओ, फिर से रिपीट करो, सुनो, क्लियर हो जाएगा। कुछ है नहीं क्योंकि। ठीक है। फिर मैंने लिखाया नोट, इफ लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट फिजिबल विदाउट अदर एसेट्स। फिजिबल का मतलब पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। समझ गया ना, ये कह रहा हूँ कि किराए पे लगाना उस प्रॉपर्टी का फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है विदाउट अदर एसेट्स, देन टोटल रेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड IFRS या PGBP, वेदर एग्रीमेंट इज सेपरेबल या नॉट। फॉर एग्जाम्पल होटल का एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सर चाहे एग्रीमेंट में लिखा हो इतना सेपरेबल है या नहीं है, यानी कि बटा हुआ है या नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वह पॉसिबल ही नहीं है सर। होटल में आपको क्या, होटल खोलते हो तो क्या पूरा फ्लोर दिखता है? नहीं ना, बेड दिखता है और भी जितने फैसिलिटीज़ होते हैं, जिस हिसाब से आप पेमेंट करते हो उस तरह से फैसिलिटी होती है। ठीक है। तो उनके बिना पॉसिबल ही नहीं, तब तो वो होटल ही नहीं कहलाएगा ना। समझ रहे हो? यस सर। तो होटल में आपको हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको अदर फैसिलिटीज़ तो देता ही है। एग्रीमेंट वहाँ पे रेलेवेंट नहीं होता है। एग्रीमेंट में क्या बोलेगा कि हम बेड का अलग से ले रहे हैं,
फ्रिज का अलग से ले रहे, एसी का अलग से ले रहे, टीवीज़ का अलग से ले रहे, एग्रीमेंट की वहाँ बात ही नहीं होती सर, इसलिए एग्रीमेंट वहाँ पे रेलेवेंट नहीं होता। तो एग्रीमेंट इज़ सेपरेबल और नॉट ये मतलब ही नहीं है, इसलिए वर्ड लिखा मैंने, वेदर एग्रीमेंट इज़ सेपरेबल और नॉट, इसका मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल सर, वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। लेट आउट जो है प्रॉपर्टी का इज़ नॉट फिजिबल, पॉसिबल ही नहीं है सर। विदाउट अदर एसेट्स, मतलब अगर आपको रूम दे रहा है तो उसमें अदर एसेट्स भी देगा। तो उस केस में सर जो होटल वाला इनकम होगा, होटल वाले का ऑफ कोर्स जो इनकम होगा वो कहाँ जाएगा सर, पीजीबीपी में या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्लियर है? आई होप कि ये सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। होटल वाले केस में सर पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। गेस्ट हाउस वाला भी इसी तरह से होएगा, समझ रहे हो? यस सर। वहाँ क्योंकि फिजिबल ही नहीं होता कि वो अदर एसेट्स के बिना आपको लेट आउट कर सके प्रॉपर्टी, तो जो पूरा का पूरा रेंट होगा वो टैक्सेबल कहाँ हो जाएगा सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी में। आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब तक के कंसेप्ट में अब मज़ा तो आया होगा। चलो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत होता है, आपने बहुत बार सुना भी होगा, डे टू डे लाइफ में भी आपके घर में भी शायद हुआ हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, बचपन से भी सुना होगा आपने। चलिए तो पढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है डीम्ड ओनर। चलिए पहले लिखो फिर समझाते हैं, ठीक है? सेक्शन 27 इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 27 में आपका लिखा हुआ है डीम्ड ओनर का कंसेप्ट। सर डीम्ड ओनर का मतलब क्या होता है? डीम्ड का मतलब होता है आपके मानने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मानो या ना मानो, मानना तो पड़ेगा ही, समझ रहे हो? मैंने बोला कि ये एसेट इसका है, सॉरी जस्ट इसका, हाँ तो मैं बोल रहा था, मैंने बोला ये एसेट इसका है, मैं बोल रहा हूँ ना, मान लो सरकार बोलेगी तुम्हारे बोलने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मानो या ना मानो, ये एसेट तो तुम्हारा ही है। चलो समझने वाले समझ गए होंगे, जो नहीं समझे वो अभी समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ ये एसेट मैं नहीं, चलो मैं, मेरा तो केस ही एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में। चलो एक हस्बैंड बोलता है अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट में कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ये मेरी वाइफ का है। सरकार बोलती है तुम बोल दो और मैं मान लूँ, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है ना? तुम बोलो, जैसा भी बोलो तुम्हारी मर्जी, तुम मानो या ना मानो, मैं तो मानूंगा कि ये हाउस प्रॉपर्टी जो है सर आपका हस्बैंड का ही है। मतलब समझे सर? कुछ समझे, फिर समझो। हस्बैंड और वाइफ में हस्बैंड बोलता है कि ये हाउस प्रॉपर्टी मेरी वाइफ का है, सरकार बोलेगी हम नहीं मानते, हम तो मानेंगे ये हाउस प्रॉपर्टी तुम्हारा ही है। तो इसमें डीम्ड ओनर कौन हो गया सर? हस्बैंड। यानी सरकार बोल रही है कि तुम्हारे बोलने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो ट्रांजैक्शन फैक्ट्स ऑफ द केस देख के ये बोलूँगा कि ये हाउस प्रॉपर्टी जो है तुम्हारा ही है। तुम बोल रहे हो ओनर वाइफ है, बट सरकार बोल रही है ओनर तुम हो, तो डीम्ड ओनर कौन हो गया सर? हस्बैंड। जिसे सरकार बोल रही है ना कि ओनर है, वही हो गया डीम्ड ओनर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। सर ऐसा केस कब आता होगा? सर ऐसा केस तब आता है, सुनते होंगे बहुत लोग कि वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ठीक है, ले लो। क्यों लेते हैं, कब लेते हैं? बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज़ होते हैं सर, तब लेते हैं। ठीक है, उतने प्रैक्टिकल इश्यूज़ तो मैं डील नहीं करूँगा, बट जो सभी लोग जानते होंगे वो वाला डील कर देता हूँ। सर अगर मेरी एक से अधिक संपत्ति है, एक है नहीं दो है, चलो अभी आप नए नए हाउस प्रॉपर्टी पढ़े हो तो आपको ये केस और ज़्यादा समझ में आएगा। सर मेरी एक से अधिक संपत्ति होती है तो मैं क्या एक ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी बताता हूँ? ध्यान से सुनना, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या मुझे एक ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी
एग्जेम्प्ट करी जाती है? बोला यस सर। अगर मैं बोलूँगा कि मेरी 2 प्रॉपर्टी है तो मुझे एक ही सरकार ने क्या करना है, एक ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट करना है। पढ़ाया था ना पिछले क्लास में, पिछले क्या बहुत दिन से पढ़ा ही रहा हूँ इस हाउस प्रॉपर्टी में, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाला। ठीक है सर। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एक जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, और हमें डिक्लेयर करने का ऑप्शन भी दिया जाता है। पिछले 1-2 लेक्चर में बताया होगा शायद, मैंने शायद नहीं बताया ही था कि ऑप्शन होती है हमारे पास, जो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होती है वो हम चुन लेते हैं कि हम इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे। खैर वो तो तब की बात थी, अभी बता रहा हूँ। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपको एग्जेम्प्ट होती है, तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो माफ़ हो नहीं सकती है। अगर मेरे 2 घर है तो मैं बोल दूँ कि ये घर मेरा नहीं, ये घर मेरी वाइफ का है, ठीक है, तो वो तो अलग पर्सन है, मैं तो अलग पर्सन हूँ। इनकम टैक्स की नज़र में दोनों अलग अलग पर्सन है, आप समझ रहे हो ना। तो वो बोलेगी कि सर ये मेरा घर है, मैं बोलूँगा ये मेरा घर है, वो उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दोनों माफ़। कर लिया टैक्स की चोरी। हाँ सर अब तो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है मुझे। सर अगर मेरे 3 घर हैं, मैं बोलूँगा सर एक में रेंट लगा दिया, एक मेरी वाइफ के नाम पे है, एक मेरे नाम पे, एक हाउस प्रॉपर्टी जो और है वो भी मेरे ही नाम पे है, उसकी इनकम मेरे इनकम बना दो, लेकिन वो वाली हाउस प्रॉपर्टी वो मेरा इनकम नहीं होगा ना वहाँ से, वो तो मेरा है ही नहीं, वो मेरी वाइफ का है, समझ रहे हो। तो मेरी वाइफ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मेरी वाइफ नहीं सॉरी, मतलब जिसकी भी वाइफ है, तो वो एग्जेम्प्ट क्लेम कर लेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के नाम पे। एक मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड सॉरी एक हस्बैंड अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के नाम पे एग्जेम्प्ट क्लेम कर लेगा, और जो वो थर्ड प्रॉपर्टी दिखा रहा है सिर्फ उसको एक टैक्सेबल करेगा। तो ये बहुत ही प्रैक्टिस चल रही थी पुराने ज़मानों में। क्या करते थे लोग, कुछ प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे कर देते थे, कुछ अपनी बीवी के नाम पे कर देते थे, कुछ अपने नाम पे, और इस तरह से गवर्नमेंट का टैक्स मार लेते थे मतलब चोरी कर लेते थे। तो कंसेप्ट आया सेक्शन 27 का, जो कि है डीम्ड ओनर का। सर अब मज़ा आ रहा है, आ रहा ही होगा मज़ा, जब प्रैक्टिकल इशू आता है तो मज़ा तो आता ही है ना। तो डीम्ड ओनर का कंसेप्ट हम लोग डील करते हैं। चलो अब पहले लिखो, if any individual transfers any house property to his या her spouse for inadequate consideration then such individual is treated as deemed owner of such property. एक एक्सेप्शन है इसका, वो भी लिख लीजिए। ट्रांसफ़र of house property in connection of leave apart.
है, लिखो यहाँ तक जल्दी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज या हर स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन देन सच इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। एक्सेप्शन क्या लिखा है मैंने, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन कनेक्शन ऑफ लीव अपार्ट। इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ और बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंदी बन चुका है। जल्दी करते हैं। यदि कोई इंडिविजुअल ट्रांसफ़र करता है कोई भी अपनी हाउस प्रॉपर्टी, किसको, टू हिज या हर, यानी हस्बैंड कर रहा है तो हिज, वाइफ कर रही है तो हर। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जहाँ, बहुत सारे नहीं, कुछ कुछ केसेस में ही होता है ऐसा कि जहाँ वाइफ जो है हस्बैंड को ट्रांसफ़र करती है, तो उसके लिए हर लिखा मैंने। स्पाउस का मतलब होता है क्या सर, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। स्पाउस का मतलब हस्बैंड भी हो सकता है, स्पाउस का मतलब वाइफ भी हो सकता है। मैं अगर बोलूँ मेरी स्पाउस मतलब मेरी वाइफ, अगर कोई लड़की बोले मेरा स्पाउस मतलब उसका हस्बैंड, ठीक है। तो स्पाउस का मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों होता है। फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब हुआ अपर्याप्त, जो कि पर्याप्त नहीं है, काफ़ी कम है, ठीक है। कंसिडरेशन का मतलब हो गया सेल्स वैल्यू से लेकर, कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया, सेल वैल्यू, समझ रहे हो ना। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अपर्याप्त सेल्स कंसिडरेशन के। देन सच इंडिविजुअल मतलब कौन सा, ये वाला इंडिविजुअल जिसने कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा है, इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। चलो मैं एग्जांपल यहाँ पे दे लूँ जरा, एक सेकेंड। अगर इंडिविजुअल है ए नामक कोई व्यक्ति है जो अपने स्पाउस यानी कि बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यहाँ पे एक लाइन छूट गया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के बाद एक और लाइन लिख लीजिएगा, दिन से पहले यहाँ पे लिख लेना, फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन भी था। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब हो गया फ्री में, विदाउट कंसिडरेशन का मतलब हो गया फ्री में, बिना किसी कंसिडरेशन के, मुफ्त का, ठीक है ना। ट्रांसफ़र कर रहा है किसको सर, इंडिविजुअल ए, चलो मेरा एग्जांपल बना लो। ए ट्रांसफ़र कर रहा है बी को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, बहुत कम दाम में, या तो एकदम अपर्याप्त बोल लो, या तो फ्री का ही ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, किसको, बी को, वाइफ को, ठीक है। देन सच इंडिविजुअल यानी कि मैं ए इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। सरकार बोलेगी नहीं, तुमने तो बस टैक्स की चोरी करने के लिए ऐसा दिखा रखा है कि ये बिल्डिंग या उसका हाउस प्रॉपर्टी मेरी वाइफ का है, बट ऐसा है नहीं। सरकार बोलेगी डीम्ड ओनर तो हम तुम्हें ही मानेंगे, तेज मत बनो, हाँ तुम टैक्स की चोरी करने के लिए ऐसा कर रहे हो, दिखा रहे हो कि ये हाउस प्रॉपर्टी उसकी है, ठीक है। देन सच इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, मतलब कोई ट्रांसफ़र वगैरह मानेंगे नहीं कि इसका उसका है, उसी का है जिसने दिखा रखा है, किसका, मेरा। एक्चुअल में कोई ट्रांसफ़र नहीं, बस ये टैक्स की चोरी करने के लिए की गई है, ठीक है। इसका एक्सेप्शन क्या है सर, यानी कि एक्सेप्शन बोले तो यहाँ डीम्ड ओनर कब नहीं माना जाएगा, अगर मैंने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है इन कनेक्शन ऑफ लीव अपार्ट। सपोज़ ऋतिक रोशन जो था, उसकी जो वाइफ सुजैन खान थी, उन दोनों का डिवोर्स हुआ, लीव अपार्ट वही हो गया, अलग रहना, डिवोर्स हुआ। उसके कनेक्शन में जो कंपनसेशन के तौर पे किया जाता है ना, तो हाउस प्रॉपर्टी मंथली वगैरह सब कुछ फिक्स करती है, कोर्ट डिसाइड करती है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, सबकी हैसियत के हिसाब से सरकार बोल रहा हूँ, कोर्ट जो है डिसाइड करती है कि किसको कितना पेमेंट करना है। तो उस कनेक्शन में अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी पड़ गई तो उस केस में आपको डीम्ड ओनर नहीं, उसमें एक्चुअल ओनर वही होगी, यानी कि आपकी वाइफ, जिसको कि आपने डिवोर्स या लीव अपार्ट के तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा, तो वो प्रॉपर्टी उसकी ही मानी जाएगी, आपकी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक अभी रुको, नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक अच्छी तरह से रिवाइज करके रखो। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में भी आगे थोड़ा सा है, 2-3 पॉइंट्स इसमें, उसको नेक्स्ट लेक्चर में
कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ हाउस प्रॉपर्टी का बच गया है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी ख़त्म करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूँगा, और अगर नहीं हो पाया तो रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करूँगा। ऑल्दो जब भी लाइव क्लासेस होंगी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो ऑफ कोर्स कराएंगे ही, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।